एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से गिनती क्यों गिन रहा हूँ। दरअसल गिनती गिनने की ज़रूरत इसलिए भी आन पड़ी क्योंकि एक महिला जज ने लगभग 1000 मेल किए और कई बार रिक्वेस्ट की, कई अधिकारियों के संपर्क में आई, कई बार फ़ोन पे भी बातचीत हुई। साथ ही जब सब कुछ सारी जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एक पत्र लिखा जाता है और पत्र में लिखा जाता है कि अब जीने की इच्छा नहीं है, मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। जैसे ही ये जो पत्र महिला जज के हाथ का लिखा होता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक था कि आखिरकार उस महिला जज के साथ हुआ क्या है। महिला जज साफ साफ कहते हैं कि उनका शारीरिक शोषण हुआ है। यानी कि जो महिला जज, जो जज दूसरों को इंसाफ देते हैं, दो पक्षों की दलीलें सुनते हैं, जो सही होता है गलत होता है उस पर अपना निर्णय देते हैं, आज वो ही इंसाफ के लिए अगर भटके, यदि उसको ही इंसाफ न मिले तो एक आम आदमी की क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या विश्वास हो सकती है। आज कहानी उसी महिला जज की है। कैसे उसके साथ हुआ, क्या हुआ, किसने किया, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक महिला जज की जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास है। दरअसल जज का नाम नहीं दे सकते क्योंकि गोपनीय रखा गया है और गोपनीय ही होना चाहिए। और उनकी जो रहने वाली हैं वो लखनऊ की हैं। 2019 में वो जज बनती हैं और 2019 में जज बनने के बाद पहली पोस्टिंग उनकी बाराबंकी में होती है। उसके बाद मई 2023 से और अब तक उनकी पोस्टिंग ज़िला बांदा में चल रही है। उन्होंने एक पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए और जैसे ही पत्र लिखा वो पत्र वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ से कुछ कार्रवाई है या नहीं है ये तो एक अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये पत्र वायरल हो जाता है तो हर कोई ये जानने के लिए आतुर हो जाता है कि आखिरकार उस महिला जज के साथ हुआ क्या है। और ये तब होता है जब उस महिला जज ने एक दो बार नहीं, लगभग 1000 मेल लिखे और उच्च अधिकारियों के कई बार संपर्क में आती हैं। दरअसल मामला महिला जज से जुड़ा हुआ है, मामला अदालत से जुड़ा हुआ है, मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। क्या वो उस पत्र में लिखा है, उस पत्र को ही समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस पत्र में है क्या और क्यों वो लगातार वायरल हो रहा है। प्रेषक पीड़ित महिला जज, बांदा उत्तर प्रदेश, सेवा में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। विषय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश की सभी वर्किंग महिलाओं के लिए खुला पत्र। ऑनरेबल लॉर्ड जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस भी दरवाजे न्याय मांगने जाऊंगी वहाँ मुझसे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियाँ दी गईं, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूँ। मुझे खुद कीड़े के जैसे होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ मगर मेरे बारे में कौन सोचता है। मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क पैलेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। पोस्ट एक्ट यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण उत्पीड़न से जुड़ा कानून होता है। पोस्ट एक्ट भी एक ऐसा दिखावा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं यह कह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा है तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम भी शामिल है। यानी कि महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया है, उस पर भी उंगली उठाई है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड का समय मिला। यानी कि मैं एक बार फिर से इस लाइन को दोहराने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड का समय मिला। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगी। अगर आप लड़की हैं, मेरी तरह नहीं, तो आप पहली बार में ही जीवन लीला समाप्त कर लेती। या तो उनका ये दावा है कि अगर मेरी तरह जितना
जिस परेशानी से, जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, अगर कोई और महिला होती तो शायद अब तक इस दुनिया से चली गई होती। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा सकी। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूं कि वो एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया है। दरअसल एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि महिला के साथ कितना गलत हुआ है, मतलब एक जज के साथ कितना गलत हुआ है। मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझसे किसी ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में हज़ारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। जो जांच शुरू हुई, मुझे इसके बारे में बताने में शर्म आती है, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी थी उनके ही अधीनस्थ को इस मामले में गवाह बनाया गया। यानी कि जो जांच कर रहे थे उनके ही अधीनस्थ उसमें गवाह थे। आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बड़े ऑफिसर के खिलाफ आखिरकार कोई कैसे बोल सकता है। मेरी ये समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के साथ मेरी ये समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ कैसे बयान देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है। किसी भी जांच का ये बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होनी चाहिए। जांच के दौरान जज जिन पर आरोप हैं का ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए था, ताकि वो गवाह और सबूतों को प्रभावित ना कर सकें। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा आत्मसम्मान, मेरी आत्मा अब मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी, जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी सम्मानजनक तरीके से ज़िंदगी को ख़त्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। धन्यवाद। पीड़ित महिला जज 15/12/2023। इसके बाद जैसे ही ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब एक पत्रकार ने इस महिला जज को फ़ोन किया। महिला जज को फ़ोन करने के बाद जब बातचीत की तो उनसे पूछा गया कि क्या ये पत्र आपने लिखा है। तब महिला जज कहने लगती हैं कि हाँ, ये पत्र मैंने ही लिखा है। मैंने ही अपने दोस्तों को ये पत्र भेजा था। शायद उन्हीं में से किसी ने इस पत्र को वायरल कर दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब इसके बाद फिर आगे बातचीत चलती है। पत्रकार जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो इसके सीनियर के पास होती है, और सीनियर ने उसकी ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। अब उनकी लाइफ में एक तरह से कह सकते हैं कि एक धब्बा सा लग चुका है, जिसको मिटाना आसान नहीं है। यदि सीनियर किसी जूनियर के खिलाफ कुछ लिख देता है तो हमेशा हमेशा के लिए वो सरकारी पन्नों में दर्ज हो जाता है। उसके बाद फिर उसको एक अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। ये आगे कहती हैं कि पत्रकार से बातचीत में 3 महीने की सुनवाई, 3 महीने में पूरी बातचीत या पूरी सुनवाई होने का प्रावधान है। एक नियम है कि 3 महीने में हर हाल में सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने ही केस की सुनवाई के लिए लगभग 6 महीने का इंतज़ार किया, और वो इंतज़ार तब किया जब लगातार ये उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी। उच्च अधिकारी, उच्च जजों के पास इन्होंने लगातार पत्र लिखे, मेल किए और अपनी समस्याओं को लगातार भेजने की कोशिश करते रहीं। तब कहीं जाकर 6 महीने में इनकी केस की, इनके बारे में सुनवाई शुरू होती है। दरअसल ये 31 साल की महिला जज हैं। इन्होंने बड़े बड़े सपने देखे होंगे, सोचा होगा कि मैं महिला जज हूँ, आगे चल के लोगों को न्याय दिलाऊंगी, इंसाफ करूंगी। लेकिन इनके साथ जब लगातार ऐसा होता चला गया तो वाकई ये अफसोस की बात है। बाकी ये ऐसा लगता है कि अगर इस पत्र को बहुत सारे लोग अगर देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो उन्हें लगेगा कि अदालत में जब एक जज को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है तो एक आम आदमी की क्या विसात है। हालांकि आज भी अगर कहीं कोई 2 पक्षों में झगड़ा होता है, फसाद होता है, पुलिस से जब लोग उम्मीद हार जाते हैं तो उनकी उम्मीद सिर्फ अदालत होती है, न्यायालय होता है। उन्हें लगता है कि न्यायाधीश के सामने जब जाएंगे, अपनी बात पूरी ईमानदारी के साथ रखेंगे तो न्यायालय यानी कि जज साहब हमें इंसाफ देंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे। दोस्तों, इन महिला की जो एक पत्र लिखा है CGI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इन महिला जज को, वो आगे क्या इनकी
जो मांग है वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह की बातें इस पत्र में लिखी हुई हैं उससे तो वाकई बड़ा कह सकते हैं कि शर्मनाक है और अफसोस होता है कि अब इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो निचले दर्जे पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। और हालांकि जैसे कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हुआ है, अब यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके वैसे ही अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये बताया जाए कहाँ कौन कितना गलत था कितना नहीं, और जो गलत है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरी बात को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज बबीता और दीपक हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सोनू चौहान हैं, छपरा के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के चंद्रकला हैं, हनुमानगढ़ के राकेश तंवर हैं, मोहम्मद सद्दाम हुसैन जौनपुर के रहने वाले हैं, अभिषेक तिवारी हैं बनारस से, निसार खान जम्मू से हैं, मनोरमा कौशल हैं, रवि सैनी जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, मधु लालगंज से हैं, फरमान खान उमाकांत अवस्थी लखनऊ से, सुशील कुमार बिहार से, प्रमोद जाखड़ हनुमानगढ़ से, नवीन प्रताप सिंह लखनऊ से हैं, अमित कुमार मेरठ से हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।